जो अपन ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जब जो भी अपने पुराने स्टूडेंट हैं उनको अचानक ही गेट टुगेदर किया गया है और जिन लोगों का नया चयन हुआ है उनको सम्मानित करने के लिए आज यहाँ पे अपन एकत्रित हुए हैं। इस उपलक्ष्य पे जो है, ताकि सब लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं, क्योंकि कल को मान लो कल को आपका रिटर्न क्लियर होता है और इंटरव्यू में आप इन लोगों की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि इनकी भी जानकारी कहीं ना कहीं तो हो ही गई है ना, तो मदद बड़ी मिलती है। इसलिए एक दूसरे से जान पहचान हो जाती है, तो आप भी कल को मान लो कल को प्रमोशन आपका होना है और इनके हाथ में जिम्मेदारी हो तो आपका प्रमोशन भी आसानी से हो सकता है ना। ये सारी चीजें आपको जो है वो मिलने जुलने से एक दूसरे से जानकारी जरूर पड़ती है। दूसरी चीज जो है वो आज इस कार्यक्रम के अपने मुख्य अतिथि विष्णुजी पारिक हैं, जो इस शेखावाटी धरती के काफी जो है वो प्रसिद्ध कवि हैं यहाँ पे, और बड़े बड़े IIT से लेके जो है वो संस्थाओं के अंदर ये अपने जो है वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो अपना बड़ा सौभाग्य है कि ये यहाँ पे उपस्थित है आज, है ना। इन्होंने अपना अमूल्य समय जो है वो यहाँ पे अपनी संस्था को दिया, तो आज ये कुछ जो है वो अपने शब्दों से आपको जो है वो मोहित करने का प्रयास करेंगे, है ना। जहाँ पे ये बड़े बड़े जो है कार्यक्रम आयोजित करते हैं, अपने भी छोटे से कार्यक्रम में इन्होंने शिरकत जो है वो की है। में कुछ पढ़ाते हैं, मैं इसको कर लूंगा एडजस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? ये सेकंड टाइम है जब मैं इस हॉल में हूँ और मुझे कई बार लगता है कि ये छत ठीक ठाक है क्या, क्योंकि आपका जितना उत्साह होता है कई बार लगता है कि इसको आप यहाँ से पार करके ऊपर ना चले जाएं। और पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो इस हॉल में गर्मियों का समय था संभव है, और आज भी आपने सर्दियां होते हुए भी गर्मियों का एहसास करवा रखा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप सब लोग अब बैंकिंग में घुस चुके हैं, तो अपेक्षा है कि आप इस देश की अर्थव्यवस्था को एक सभ्य नागरिक के नाते, एक सभ्य नाविक के नाते बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले लोग हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। मैं विजय जी की पूरी टीम को, विजय जी को, बैंकों की पूरी टीम को, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आप सबको मेरी 4 पंक्तियां सौंपता हूँ कि जिस मिट्टी में वन वन घूमे रघुनायक श्री राम, जहां पार्थ का मोह नाश करने आए घनश्याम, जहां जन्म ले आए युग ऋषि युग दृष्टा श्री राम, उस पावन माटी को मेरा बारंबार प्रणाम। मुझे हर बार ऐसा लगता है, विजय जी सर मुझे बुलाते हैं और ये कहते हैं कि सर आप आइएगा, बच्चों से कुछ मोटिवेशन की बात कीजिएगा, बट पिछली बार भी और आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि मैंने आपको और मोटिवेट कर दिया तो आप फूट जाओगे। आप पहले से इतने मोटिवेटेड हो, इतने भरे हुए हो, एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने प्रवेश करते ही भारत माता की जय बोली, क्योंकि हो सकता है कि हमारे कुछ अपने परिचय हो जिनको हम भौतिक परिचय कहते हैं। हो सकता है कि आज के बाद में आपके परिचय देना प्रारंभ करें कि आप बैंक के अधिकारी हैं। हो सकता है कि आप ये परिचय दें कि मेरे जीवन में ये उपलब्धि मैंने पाई, ये डिग्री मैंने पाई। लेकिन भौतिक जीवन की सारी उपलब्धियों को एक तरफ रख दिया जाए और केवल एक चीज एक तरफ रख दी जाए, तो वो चीज का पलड़ा भारी होकर वो ये है कि हम सबको भारत में जन्म लेने का सौभाग्य मिला, हम सबको भारतीय होने का सौभाग्य। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, हमारी देश की संस्कृति के बारे में कहा जाता है, हम कहते हैं कि संस्कृति महान अपनी के विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम, अपने लिए न केवल जग के लिए जिए हैं, हमने दधीचि बनकर निज प्राण तक दिए हैं। हमारी जो संस्कृति रही है वो प्राण देने वाली रही है। हमारे यहाँ के निकले हुए भामाशाहों ने अपना सब कुछ दान दिया है, लेकिन तालियां तो आपकी अब गूंजेंगी कि जब जब दुनिया में देने की बारी आई, सबने यश का दान किया, धन का दान किया, शरीर का दान किया। लेकिन यदि भारत माता की रक्षा के लिए अपने बेटे बलिदान करने की बारी आई, अपनी कोख बलिदान करने की बारी आई, तो शेखावाटी की माएं आगे निकली। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक बार हरकत की थी, हिमाकत की थी भारत मां की ओर देखने की, और उनके मस्तक पर आज भी हमारे सैनिकों के बूटों के निशान हैं। और जिस कारगिल में 550 भारत के बेटे बलिदान हुए, उसमें से 250 बेटे हमारी शेखावाटी की धराने थे।
ही संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है। इसमें हमारी परंपरा नहीं है कि कभी भी एक पिता की अर्थी को कोई बेटी कंधा दे। लेकिन यहाँ ये दृश्य आम दिखेंगे कि एक 6 माह की बेटी, 6 वर्ष की बेटी, 16 वर्ष की बेटी और 36 वर्ष की बेटी ने भी अपने पिता को कंधा दिया, क्योंकि वो पिता देश के लिए खड़ा था। और दोस्तों, सैनिकों की इस धरा पर मुझे आने का अवसर मिला है। यहाँ पर सिर्फ सब लोग बैंकिंग में जाएंगे, बढ़िया वेतन मिलेगा, हम सबको भी वेतन मिलता है, आप सबको भी मिलने वाला है। उनमें और हम में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, हम वेतन के लिए काम करते हैं, वो वतन के लिए काम करते हैं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा अवसर भी है। कल आपके देश के प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम का प्रारंभ किया है, अमृत महोत्सव। हम अपने भारत का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं आजादी की। लगभग 75 सप्ताह तक ये उत्सव चलने वाला। 2022 में हम लोग 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे। ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमारा कोई ना कोई बेटा, कोई ना कोई बेटी भी, अब तो क्योंकि कॉम्बैट ऑफिसर्स के रूप में बेटियां भी सम्मिलित होती हैं। अभी मैं कार्यक्रम में दिल्ली था और वहां पर भारत की पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर तनुश्री पारिक मेरे साथ थी, जो बीकानेर से आती हैं। आपकी शायद जीके का प्रश्न भी होगा, ये बीएसएफ की पहली कॉम्बैट ऑफिसर है। तो बेटियां भी और बेटे भी हैं, पर आप देखिएगा कि कितना फर्क होता है इन लोगों में। कोई 50 डिग्री सेल्सियस पर जैसलमेर में खड़ा है तो कोई -40 डिग्री में सियाचिन में खड़ा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी भी ये जरूर बनती है कि जहां जिस फॉर्मेट में हम लोग अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करें, बेईमानी ना करें, क्योंकि सैनिकों को हम कुछ नहीं दे सकते। ऐसा कहा जाता है कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। और इसका उदाहरण हमने देखा है। आजकल एक बड़ी विडंबना हो गई। मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिलता है लोगों से, और खास करके युवाओं के लिए मुझे ज्यादा बुलाया जाता है। जब से हमने बुद्धि, जब से हमने प्रज्ञा, जब से हमने विद्या, जब से हमने शिक्षा पाने की कोशिश की, वो शिक्षा ही रह गई, बुद्धि, प्रज्ञा और विद्या को हमने साइड में रख दिया। आजकल एक नई परंपरा शुरू हुई है, देश पर प्रश्न उठाने का, उसके मान चिन्हों पर प्रश्न उठाने का। लेकिन इसका जवाब हमारे एक सैनिक ने दिया था। एक नाम आपने सुना होगा, हनुमंत थप्पा। वो 6 दिन तक 30 फीट नीचे बर्फ में दबा रहा, 30 फीट नीचे बर्फ। कल्पना करके देखिए, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था, शरीर दबा हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ था, क्योंकि वो अपनी मां के आंचल की गोद में था। लेकिन जब उसी हनुमंत थप्पा को दिल्ली के एम्स में लाया गया, जिससे कुछ दूरी पर कुछ लफंगों ने जेएनयू में भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो हनुमंत थप्पा ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वो मानता था कि मैं मेरी मां के आंचल के गोद में ठीक हूं। लेकिन गालियां निकालने वाले लोग भी सुरक्षित खड़े, वहां मुझे जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये बात इस बात को साबित करती है कि आपका निर्दोष होना चाहिए। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है। लोगों को शिकायतें हो सकती हैं, युवाओं से बड़ी शिकायतें होती हैं कि युवा क्या कर रहे हैं, भटक गए, ऐसा वैसा। मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र अमेरिका है। उसके मेडिकल बेड़े में 21 डॉक्टर होते हैं। दुनिया का सबसे सशक्त व्यक्ति भी जब नींद में सोता है, तो उसके बेड़े के 21 बेटे और बेटियों में से 16 बेटे बेटियां मेरे भारत के बंटे और बबली के रूप में पैदा होते हैं। दुनिया को भी चलाने वाले लोग हैं। और दोस्तों, जिस भी जगह आप रहें, जिस भी स्थान पर रहें, एक बात ध्यान रखें कि तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे। हमारा कोई वैल्यू नहीं है। हमारे जैसे ना जाने कितने लोग पहले आए, कितने जाएंगे, लेकिन ये देश हमारे, क्योंकि इसकी खूबसूरती बहुत बड़ी है। दुनिया को सिर्फ हमने नारा नहीं दिया वसुधैव कुटुंबकम का, हमने उसे जीना भी सिखाया है। सबसे बड़ी आबादी लेकर के बैठे हैं, लेकिन आज वैक्सीन बनाई तो पूरी दुनिया को भी बांट रहे हैं कि हम केवल खुद की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। ये भारत की परंपरा है। उसके बेटे बेटी आप हैं, बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि विजय सर ने मुझे कहा भी था कि सर आप अपनी कविताएं भी कुछ बोलिएगा। हालांकि देखिए, मैं मोहब्बत का शायर हूं, मैं मोहब्बत लिखता हूं, प्रेम लिखता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि इस उम्र में आपको सबसे ज्यादा वही रस समझ में आता है। तो वैसे आपके लिए मैं परफेक्ट पर्सन हूं, बिल्कुल फिट व्यक्ति हूं, लेकिन मैं अपनी कविताओं को कुछ घुमा करके वहां तक लाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि जिसके लिए बुलाया जाता हूं, और जिस तरह से आप लोग इंचार्ज हैं, जिस तरह से आप लोग उत्साह के साथ बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए परफेक्ट जगह है। इतनी बढ़िया ऑडियंस मिलना संभव नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति का शेर, किसी व्यक्ति की कविता तब मर जाती है
जब जहां पर वहां मिलनी चाहिए वहां नहीं मिलती, और जहां नहीं मिलनी चाहिए वहां पर मिल जाती है। लेकिन मैंने ये नोटिस करा है कि आप लोग कविता को बहुत अच्छा समझते हैं। सबसे पहले मैं कविताएं क्यों लिखता हूं? इस देश के लिए, इस धरा के लिए, इन सैनिकों के लिए। मैं आइए सर। अच्छा, आनंद जी पारिक कर रहे हैं सर, राजेश जी पारिक के पिताजी हैं, आप बता रहे हैं सर। आइए ना, आइए सर, आइए जी। ओके ओके, बैठिए सर। इनके बच्चे हैं आनंद जी, उनका सिलेक्शन हुआ है सर, बहुत बहुत बधाई। पिता के लिए वो गर्व का दिन होता है जब उसका बेटा उनसे बड़ी रेखा खींच देता है, और आज ऐसी बड़ी रेखा खींची है, तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप जीवन में बहुत अच्छा करें, श्रेष्ठता के साथ करें। सरकार से सम्मान करिएगा। पहले आप इनको तिलक लगाएं। आइए सर, ऊपर आइए। माला माला बिल्कुल सर, माला लाइए एक बार। माला उधर पढ़िए, उधर पढ़िए सर, खूब सारी माला है सर। वैसे भी हम हिंदुस्तानी लोग हैं, एक माला में 13 लोग निपटा देते हैं। यहाँ तो माला खूब पढ़ी है, लगाए सर। जी जी सर। अच्छा सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विराज जी बैठिए आप। अच्छा, जिगर से हैं क्या? मोहम्मद सलीम जी भी हमारे मध्य हैं, आपसे अनुरोध है, आइए सर। बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर हैं सर। सर वेलकम, पधारिए। मुझे लग रहा है हमें लोन की कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, पूरा बैंकिंग सिस्टम तो यहाँ बैठा है, बताइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोन लेना है, विजय माल्या नहीं बनना है। लोन लेंगे भी और वापस भी चुकाएंगे। सर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका स्वागत है। आप यहाँ पर पधारें। जगह की सर सीमाएं कि हमारे दिल में बहुत जगह आपके लिए, देखिए सबकी तो सीमाएं हैं। विजय जी सर पता नहीं यहाँ प्रोग्राम क्यों करते हैं, मैं इनको कई बार कहता हूँ सर बड़ी स्थान पर प्रोग्राम करिए, अगला प्रोग्राम बड़ा करेंगे। सर आप पधारिए, विराजिए यहाँ पर प्लीज। निशांत जी, अरे सर ये हमारे मित्र भी हैं, आइए पधारिए सर। बहुत बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप इनको जी जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप सीनियर मैनेजर हैं, हमारे पुराने साथी भी हैं। विजय सर, हाँ दोनों का बिल्कुल कलर एक मैच करता है सर। इनको देखकर कई बार इनकी वाइफ को कॉम्प्लेक्स फील होता होगा। बहुत बहुत स्वागत। और कैसे विजय सर के बिल्कुल नजदीकी दोस्त हैं। मुझे पहली बार पता चला कि दोस्ती त्वचा का रंग देख करके की जाती है। मुझे देखिए दोस्तों, कई बार लगता है कि हम कविता लिखते हैं तो हमें मिलता क्या है, लिफाफे तो बहुत छोटे मिलते हैं। बट एक घटना मुझे हुई थी, मैं वो आज विजय सर को भी शेयर करना चाहता हूँ। और पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि वाकई में कविताएं लिखना सफल होता है। मैं पिछली बार यहाँ कार्यक्रम के लिए आया था और उस कार्यक्रम में पहली बार मेरा विजय सर से परिचय हुआ था। मैंने यहाँ पर एक गीत गाया था, वो गीत गा करके मैं यहाँ से चला गया। मुझे पता नहीं, बाद में मुझे किसी ने लिंक भेजा कि शायद आपके बैंकों के किसी YouTube चैनल पर उसको 22-23-25 लोगों ने देखा होगा। मैं एक बार मेरी माता जी को लेकर के गौशाला में गया हुआ था, गोपीनाथ गौशाला है वहां पर सर भी थे, इनके साथ मैम भी आए। तो मैम आके मेरे से बोलते हैं विष्णु सर हैं। मैंने कहा जी कहते तो सब यही हैं। बोले सर आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ। मैंने कहा मैम बताइए। बोले विजय सर हैं बैंकों वाले। मैंने कहा जी बिल्कुल हैं। बोले मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। मैंने कहा आपको ज्यादा बंधन। और उन्होंने जो बात कही मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य, उससे बड़ा इनाम नहीं हो सकता। मैम ने कहा कि सर आपने विजय सर की ओर से मुझे गीत डेडिकेट किया था उस दिन। मैंने गीत उस दिन गाया था और मैंने कहा था कि मैं विजय सर की ओर से भाभी जी को प्रेषित करता हूँ। वो गीत मैंने बोले 100 बार सुना और मुझे पूरा याद है सर वो गीत।
इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता मेरे लिए। मुझे लगता है इससे बड़ा क्या इनाम हो सकता है? ये बहुत बड़ा इनाम है। आप लोगों का प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, और आज का तो उत्सव का माहौल है। और देखिए जब इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो, यहाँ दोनों बातें हैं। यहाँ एक तरफ सेलिब्रेशन के साथ में जिम्मेदारी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर ये साफा पहन करके हम सब लोग बैठने वाले हैं। तो आपको अपने मन में दृढ़ भाव भी लेकर के जाना है कि हम सब लोग यहाँ से निकलेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। और दोस्तों, उसके लिए दो चीजें आपको चाहिएंगी, एक धैर्य और दूसरा जिज्ञासा। जिंदगी में धैर्य बहुत आवश्यक है। आने वाले समय में हो सकता है किसी एग्जाम में सफलता ना मिले तो वहां टूटने की जरूरत नहीं है, वहां पर फिर से मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है। और जिज्ञासा ये कि जहां जो सीखने को मिले उसको सीखने को आतुर हो, तत्पर हो। जब तक आपकी जिज्ञासा का द्वार नहीं खुलेगा तब तक आपके ज्ञान का द्वार नहीं खुल सकता। मैगी कल्चर के लोग मत बनिए कि 2 मिनट में सब मिल जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि 60 करोड़ की प्रॉपर्टी एट दैट टाइम रखने वाला सुशांत सिंह राजपूत, जो बिहार के सामान्य परिवार से निकला, वो कितना ज्यादा टेंशन में आ गया कुछ फिल्में ना मिलने से। क्या हम इस तरह के अंधेरे पैदा कर रहे हैं? क्या जीवन का मोल सिर्फ इतना सा है? जीवन इससे बहुत बड़ा दोस्तों। जीवन की कभी भी परिकल्पना हमारे जीवित रहते, उसकी सफलता की परिकल्पना जीवित रहते हो नहीं सकती। जिस दिन हमारी यात्रा पूरी होगी उस दिन तय होगा कि हमने कितनी सफलता पाई और कितनी नहीं पाई। इसलिए तात्कालिक सफलता पर मत जाइए। मैं सबसे पहले अपनी 4 पंक्तियां इस देश को, इस देश की वीरांगनाओं को, शहीदों को समर्पित करता हूं। चौथी पंक्ति 4-4 पंक्तियों से आपसे जुड़ना कोशिश करता हूं। चौथी पंक्ति पर आपकी तालियां मुझे मिलती रहेंगी तो मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी, मैं कुछ बोल पाऊंगा, सुना पाऊंगा। सुनिएगा। मेरे पुरखे खपे हैं मां तेरे घर को सजाने में। 16 साल का खुदीराम बोस जब फांसी पे लटका था, तब आज और आप 75 साल बाद के सेलिब्रेशन कर पा रहे हैं। एक समय ऐसा होता था जब हमें बोलने की आजादी नहीं होती थी, बोलने पर आपकी जीभ काट दी जाती थी। आपको ये अनुभव करना चाहिए कि हम लोग कितने बलिदानों के बाद यहाँ पहुंचे। ये आजादी कितनी महंगी हुई होगी, कितने लोगों ने अपनी जान दी होगी, तब आज हम लोग सेलिब्रेशन की स्थिति में हैं। और साथ साथ में आओ और वहां भी करते रहिएगा ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आ रहा है। ना भी आए तो देखो कविता में वहां कर देनी चाहिए। आपको ये वहम बना रहेगा कि आपको समझ में आया, मुझे लगेगा मैंने ठीक पढ़ा, दोनों का काम हो जाएगा। सुनिएगा। मेरे पुरखे खपे हैं मां तेरे घर को सजाने में। वहां करते हैं, ये ठीक रहता है। स्वयं को कर दिया अर्पित तुझे पावन बनाने में। तू बालक मैं तो तेरा ही नमन स्वीकार हो मेरा। और चौथी पंक्ति आपकी भी पंक्ति है, उसे संभालिएगा। तू बालक मैं तो तेरा ही नमन स्वीकार हो मेरा। जलूं मैं भी बनूं बाती तेरा दीपक जलाने में। जलूं मैं भी बनूं बाती तेरा दीपक जलाने में। और देखिए इस हॉल में लगभग 50% बेटियों ने घेर रखा है, बच्चियों ने घेर रखा है। और यदि इनके लिए कुछ ना पढ़ा जाए तो अन्याय होगा। क्योंकि दोस्तों, और देखो एक बात मैं मानता हूं कि दुनिया में जितना सौंदर्य, जितना संवेग, जितनी संवेदनाएं, जितनी ब्यूटी है, वो सारी इनसे है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने ठेके पर देकर बनाया हुआ। लेकिन मैं एक शिकायत करना चाहता हूं आप लोगों से। ये जो पीछे खड़े हुए मेरे भाई हैं, बहुत सहिष्णु लोग हैं, बहुत भोले लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं। आप में सहिष्णुता की कमी है, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। आप सोच के देखिए कि दिन भर इन्होंने कोचिंग ली, थक गए, पढ़े, खाना नहीं खाया था, इनको पलसाना पहुंचना था, यहाँ से रोडवेज की बस में बैठे, आप पड़ोस में बैठे थे, गलती से इनकी आंख लग गई, नींद आ गई, और उनका कंधा, उनका सर जो वो आपके कंधे पर टिक गया। तो आप न सिर्फ उनको जगा देंगे बल्कि तात्कालिक पैदा हुए भाइयों से पिटवा भी देंगे। और इसी सिचुएशन आप देखो, उनका भलापन देखो, इसी सिचुएशन को उल्टा करके देखो। यदि आपको नींद आ गई, आपका सर कंधे पर आ गया, पलसाना छोड़ो, जयपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन
का सम्मान बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में ये सम्मान ना हो ये बहुत बुरी बात है। मैं 4 पंक्तियां बेटियों पर पढ़ता हूं, सुनिएगा। और चौथी पंक्ति पर बेटियां इसलिए तालियां बजाएं कि उनके लिए पढ़ा जा रहा है, और बेटे इसलिए तालियां बजाएं कि उनका समर्थन इनको मिले। ना होकर बेटियां घर में, वाह देनी है, आज नहीं करनी है। और बेटा टाइमिंग बहुत जरूरी है जिंदगी में। जिस आदमी को पार्ले जी बिस्किट चाय में डुबोकर खाना आ गया वो टाइमिंग सीख गया। हल्का सा लेट हो गया तो अंदर गिर जाएगा, नहीं तो बाहर से। टाइमिंग बहुत जरूरी है, वहां करिए बस टाइमिंग पर। ना होकर बेटियां घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। ना होकर बेटियां घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। किसी सूने पड़े पनघट में रीते घट सा है लगता। दोस्तों बेटियों के लिए इसलिए बोलना जरूरी है कि भले हमें दम्भ हो कि हम 130 करोड़ के देश के लोग हैं, लेकिन पिछली बार के ओलंपिक पदक में 130 करोड़ का देश तरस रहा था। तब जिस हरियाणा ने सबसे ज्यादा बेटियों को कोख में मारा, वहीं की 2 बेटियां निकली और आपकी लाज बचाई थी। इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां। मैं फिर से पढ़ता हूं, ना होकर बेटियां घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। किसी सूने पड़े पनघट में रीते घट सा है लगता। है सारी रौन के इन बेटियों की खिलखिलाहट में। है सारी रौन के इन बेटियों की खिलखिलाहट में। ना होकर बेटियां घर में तो घर घर सा नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। बैटरी चेंज हो गई है, अपनी भी बैटरी चेंज हो गई है। चलिए मैं कुछ मुक्तक आपको सुनाता हूँ, कुछ प्रेम के मुक्तक सुनाता हूँ आपको, वहां से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देश भी पढ़ेंगे, प्रेम भी पढ़ेंगे, जीवन विद्या भी पढ़ेंगे, सारी चीजें। विजय सर मुझे बता दीजिए समय कितना है मेरे पास? हाँ फिर ठीक है, सर ने कहा आपके पास अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत गीत है ऐसा जिसे सब गुनगुनाते हैं। वहां करते रहिए आपकी। देखिए विजय सर वगैरह वहां नहीं करेंगे, इनकी अपनी मजबूरियां हैं। कैमरा सामने है, भाभी जी घर जाके हिसाब पूछेंगे ये वहां किसके लिए था, हमारे लिए तो कभी नहीं किया। लेकिन आप लोगों के पास अभी खुलापन है, मैं आपके भरोसे इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं। मोहब्बत गीत है ऐसा जिसे सब गुनगुनाते हैं। कभी राधा उसे कहते, कभी कान्हा बुलाते हैं। कभी राधा उसे कहते, कभी कान्हा बुलाते हैं। मेरी हर सांस पर अधिकार तेरा हो चुका दिल पर। चौथी पंक्ति को संभालना। अगर तू साथ है मेरे तभी जिंदा कहाँ पे है। और एक मुक्तक आपके लिए, सबके लिए पढ़ रहा हूं। कई बार आपको ये विजय सर अपने पेरेंट्स से अमरीश पुरी दिखता होगा, और आप सोचते हैं कि ये कब बोलेगी जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ये कभी नहीं कहते हैं, इसलिए ये जमाना हमें नहीं समझता। उसको लेकर 4 मुक्तक सुनाता हूं आपको। एक पंक्ति सुनिएगा। अकेले हाल क्या अपना इसे ये जग नहीं जाने। आपकी बात कमजोर है, इतनी बात में नहीं सुनाता मैं। अकेले हाल क्या अपना इसे ये जग नहीं जाने। मोहब्बत की तड़प क्या है जिसे हो बस वही जाने। मोहब्बत की तड़प क्या है जिसे हो बस वही जाने। बिना एक दूसरे
अकेले हैं। और अब जाकर के आपके दिल में कुछ चुभसा जाए तो आपकी तालियां लौट करके बाहर आए। बिना एक दूसरे के हम अधूरे हैं, अकेले हैं, हमारे हाल को तो बस हमारे दिल ही पहचाने। बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, मुक्तक सुनिएगा इसको कैसे। ये मुक्तक मैंने मेरे लिए लिखा है। मैं एक्चुअल में आपको मेरा थोड़ा सा परिचय दूं। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूं, वकील हूं, कानून को पढ़ाता हूं। यदि मेरी पूरी एजुकेशन आप देखेंगे तो मैं फाइनेंस में एमबीए हूं। यहाँ पर बहुत सारे बैंकिंग के लोग बैठे हैं। वित्त में मैंने, प्रबंधन में मैंने एमबीए किया है, फाइनेंस में एलएलबी मैंने किया है, एलएलएम मैंने किया है, एलएलबी में मैंने लॉ में पीएचडी कर रहा हूं। तो मेरी शिक्षाएं सारी अलग हैं। लेकिन मैं कविताएं क्यों लिखता हूं, क्यों लिखता हूं, कैसे लिख सकता हूं, उसको लेकर के एक मुक्तक सौंपता हूं। मेरा मुक्तक है, थोड़ा संभाल के उसको वहां करिएगा। कैसे हम अपनी कविता को लिख पाते हैं, क्यों लिख पाते हैं। मेरे गीतों की मलिका तू, मेरे दिल का तराना है, बहाना है ये सब लिखना, तुझे बस गुनगुनाना है, बहाना है ये सब लिखना, तुझे बस गुनगुनाना है। मेरी हर सांस में तुम हो, नहीं कुछ भी कमी मुझको, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। मेरी हर सांस में तुम हो, नहीं कुछ भी कमी मुझको, मोहब्बत है मुझे तुमसे, तुम्हें बस ये बताना। और जिस तरह से आपकी और वहां आ रही है, एक मुक्तक आपके लिए सुनाता हूं, आप सबके लिए। यहाँ आकर के पिछली बार भी लगा था कि आप सब लोग अपने हैं, कोई पराया नहीं है। आज फिर यह लग रहा है कि सब लोग अपने हैं। तो एक मुक्तक देखिए क्या होता है, जो मुक्तक जहां कहा जा रहा है उसको वहीं समझना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मुक्तक सुनाने वाला सुना जाता है, फिर आप अपने अपने में खो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मुक्तक। नहीं तू गैर है मुझसे, तू मेरा ही तो अपना है, जिसे देखा है सदियों से, मेरी आंखों का सपना है। ये जो बीच में वाह वाह आ रही है, ये किसी बहुत पीड़ित प्राणी की आवाज है। मेरी संवेदना उसके साथ है, लेकिन आप थोड़ी सुन रहे हैं, थोड़ी ढंग से सुनिए, प्रैक्टिकल ठीक हो पाएगा। इससे ध्यान से सुनिए। नहीं तू गैर है मुझसे, तू मेरा ही तो अपना है, जिसे देखा है सदियों से, मेरी आंखों का सपना है। जहां देखूं तो दिखता है, मेरी आंखों को जाने क्यों। और चौथी पंक्ति फिर से संभालिएगा। जहां देखूं तो दिखता है, मेरी आंखों को जाने क्यों। बता दे मुझको इतना तू, हकीकत है या सपना है। मुझे लग रहा है विजय सर एक क्लास में मेरी भी होनी चाहिए। ये बैंकिंग समझे ना समझे, ये मैं जो समझा रहा हूँ इनको बहुत समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए समय खूब हो रहा है, समय की सीमाएं हैं। आज चूंकि आप लोग बहुत मस्ती के मूड में हैं, मैं भी उस मूड में हूँ। मोटिवेशन की मैंने कहा ना कि जरूरत भी नहीं है, और जरूरत पड़ेगी तो उसको दिया भी जाएगा। क्योंकि जो सेल्फ मोटिवेटेड होते, देखिए किसी से मोटिवेशन मिलना और एक सेल्फ मोटिवेटेड होना, दोनों में बहुत फर्क है। दिया गया मोटिवेशन क्षणिक हो सकता है, थोड़ी देर टिकेगा, लेकिन यदि आप अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। एक गीत है मेरा बहुत फेमस सा, और मैं आपके साथ गुनगुनाना चाहता हूँ। शर्त एक ही है, एक पंक्ति मैं बोलूंगा, एक पंक्ति आप बोलेंगे। और देखिए मैं जो पीछे खड़े हुए मेरे दोस्त हैं उनके भरोसे इसको बोलूंगा, क्योंकि जिनको सीट मिल जाती है ना वो चुप हो जाते हैं, उधर कम बोल पाते हैं।
आपके साथ साझा करूंगा, उसके बाद में एक भारत माता का गीत हम लोग करेंगे। उससे पहले एक मोहब्बत का गीत आपके साथ साझा करता हूं, लेकिन एक शर्त है कि एक पंक्ति मैं बोलूंगा, एक आप दोहराएंगे। पक्का? एक बार मुझे तालियों से सूचित करिए, मुझे बोलना है। चलिए सुनिए, जब आप किसी को पहली बार देखते हैं, वो क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जब पहली बार देखते हैं तो हमारी आंखें खुली रह जाती हैं, और चाहे आप कितने ही बोलने वाले हो, आपकी जुबान जो है वो सिल जाती है, चुप हो जाती है, वहां से कोई शब्द नहीं निकलता। पर मैंने देखिए अनुभव करके इस गीत को लिखा था, और मैं आपको दावा करता हूं कि अगले 10 मिनट आप इस गीत के रंग में सराबोर होंगे, उसमें नहा जाएंगे, और घर जाकर के भी इसको गुनगुनाएंगे, मेरा दावा है। बस मेरे साथ इसकी यात्रा करिए, थोड़ा साथ साथ में चलिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। सुनिएगा, एक पंक्ति मैं बोलूंगा, एक आप दोहराएंगे। बहुत सरल सा गीत है। नैनों की डोरी जुड़ सी गई है, नैनों की डोरी जुड़ सी गई है। सब खतरनाक लोग हैं, पहली बार भी इतना याद कर लिया। एक बार आपके लिए तालियां होनी चाहिए ना। चलिए मैं फिर से गाता हूं। नैनों की डोरी जुड़ सी गई है, नैनों की डोरी जुड़ सी गई है, होठों की जोड़ी फिर सिल गई है, होठों की जोड़ी फिर सिल गई है, जब से तुझे देखा है सनम यूं, बेजान सी जान हो सी गई है, बेजान सी जान हो सी गई है। पहला बंद सुनाता हूं, 3 बंद हैं, और पहले बंद में आपको बहुत आनंद आने वाला, ध्यान से सुनिएगा। तू है खुदा का या खुद खुदा है, यहां सब चुप हैं, इनको लगता है कि बैंक की नौकरी तो मिली गई है, तो बाकी व्यवस्थाएं तो समाज कर देगा। मैं चाहता हूं आप भी गुनगुनाइए थोड़ी देर। देखिए, मैं सामान्यतः किसी भी व्यक्ति के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। इस समय मैं जब कविता कर रहा हूं तो उसमें डूब के करूंगा, जब मुझे क्लास लेनी है तो उसमें डूब के। आप जिस काम को करिए पूरा करिए, क्योंकि कहा गया है कि जिंदगी, आपने एक मूवी देखी थी मुकद्दर का सिकंदर, उसमें एक बात कही गई थी, एक बहुत अच्छी गीत की पंक्ति आई थी कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत असली महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। सवाल ये है, जो जिंदगी का जो पल हमारे हाथ में है, आप पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए, गा रहे हैं तो पूरा गाइए, खेल रहे हैं तो पूरा करिए, कभी भी भविष्य और भूत में मत डूबिए, क्योंकि कोरोना ने हमें एक चीज तो सिखाई है कि जो क्षण हमारे हाथ में है वो सिर्फ हमारा है, इससे ना आगे का कुछ हमारे हाथ में है ना पीछे का कुछ हाथ में है। तो मेरे साथ में थोड़ा सा गुनगुनाइए, एक बार खुद से मुझे तालियों से चार्ज कीजिए, मैं शुरू होता हूं। सुनिएगा, तू है खुदा का या खुद खुदा है, तू है खुदा का या खुद खुदा है, तेरी अदा तो सबसे जुदा है, तेरी अदा तो सबसे जुदा है, कोई परी है या अप्सरा तू, कोई परी है या अप्सरा तू, मासूम चेहरा दिलकश अदा है, मासूम चेहरा दिलकश अदा है, जब से तुझे माना है सनम यूं, जब से तुझे माना है सनम यूं, बेजान सी जान हो सी गई है, बेजान सी जान हो सी गई
हो रहा है क्या? पीछे एक भाई यूं कर रहा है, पता कर रहा है हार्ट अटैक ना आ जाएगा। तालियों का मन तो अच्छे से बजाइए, ऐसा नहीं। दूसरा बंद सुनिएगा, है आकर अगर तू मुझको संभाले, एक पत्थर होता है पारस, नाम सुना है? क्या विशेषता होती है उसकी? पारस पत्थर की एक विशेषता होती है कि लोहा भी लाकर के उसको छुला दो तो वो भी सोना बन जाता है। अगली पंक्ति में पारस पत्थर का जिक्र आएगा, समझ जाए तो मुझे तालियों से सूचित कीजिएगा। आकर अगर तू मुझको संभाले, मानो मुझे पारस ने छुआ है, मानो मुझे पारस ने छुआ है। जब से तुझे जाना है सनम यो, जब से तुझे जाना है सनम यो, बेजान सी जान हो सी गई है, बेजान सी जान हो सी गई है। तीसरा और अंतिम मंत्र सुनिएगा। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई राग होता है, यदि राग नहीं है तो रागिनी कभी नहीं निकलती। बिन राग के जैसे रागिनी है, बिन राग के जैसे रागिनी है। अच्छा एक बात को, आप में से कितने लोग कविताएं लिखते हैं? पीछे सब शायर बैठे हैं। देखो शायर कौन होता है? दो पंक्ति सौंपता हूं। आंसू यदि आंख से निकले तो कायर, आंसू यदि आंख से निकले तो कायर, और आंसू यदि जुबान से निकले तो शायर। इसके पीछे बहुत सारे शायर हैं। चलिए आप कविता लिखते नहीं लिखते, लेकिन मैं दूसरी पंक्ति बोलूंगा, सिर्फ आधी पंक्ति बोलूंगा। राग के जैसे रागिनी है, राग के जैसे रागिनी है, बिन चांद के जैसे चांदनी है, बिन चांद के जैसे चांदनी है, तेरे बिना मैं भी हूँ अधूरा, तेरे बिना मैं भी हूँ अधूरा, मोहन बिना जैसे मोहिनी है, मोहन बिना जैसे मोहिनी है। जब से तुझे माना है सनम यो, जब से तुझे माना है सनम यो, बेजान सी जान हो सी गई है, बेजान सी जान हो सी गई। एक बार फिर साथ बोलिए। नैनों की डोरी जब से जुड़ी है, होठों की जोड़ी फिर सिल गई है, जब से तुझे देखा है सनम यो, बेजान सी जान हो सी गई है, बेजान सी जान हो सी गई है। थैंक यू। एक माँ का सपना होता है कि उसका बेटा बहू लेकर के आए, उसके परिवार को संभाले, लेकिन जब वो बेटा अपने परिवार से निकलकर दुनिया का, समाज का, देश का होता है,
तब वो भगत सिंह बनता और आज आपकी और मेरी प्रेरणाएं बन करके निकल करके आता है। तो ऐसे ना जाने कितने भगत सिंह बलिदान हुए होंगे तब ये देश बना है। मैं एक गीत भारत माता का आपके साथ में साझा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना आपने इस गीत को मोहब्बत, इतना प्रेम दिया, उतना ही उस गीत को भी आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे, उतना उसको भी आप आनंद के साथ सुनेंगे। मैं बोलता हूं, उसमें केवल एक शब्द आएगा, देश है हिंदुस्तानी, वो आप मेरे साथ पीछे मैं जब बोलूं तब बोलिएगा। भारत मां का पावन वंदन सुनो वीर सेनानी, दुनिया में है सबसे प्यारा देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। भारत मां का पावन वंदन सुनो वीर सेनानी, दुनिया में है सबसे प्यारा देश हिंदुस्तानी, दोस्तों हिंदी का एक चमत्कार है। यहां पर देखिए मेरे पास कोई साजो सामान नहीं है। इन्हीं गीतों को हम चाहे तो बहुत साजो सामान के साथ गा सकते हैं, लेकिन आपको कभी फील नहीं होगा कि हारमोनियम चल रहा है कि ढोलक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इससे आपकी ताल जो है, आपकी तालियों की ताल है, वो आप साथ में देखें तो और आनंद आएगा। सुनिएगा अगली पंक्ति, आओ इस परवारे अपना जीवन और जवानी, आओ इस परवारे अपना जीवन और जवानी, दुनिया में है सबसे प्यारा देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। सुनिएगा, ये तीन बंद बताता हूं मैं आपको। यहाँ भूगोल के लोग बैठे होंगे, आपको शायद चलता होगा ज्योग्राफी, पता नहीं मुझे चलता कि नहीं चलता, आपने पढ़ा होगा। ज्योग्राफी के लोग भी बैठे होंगे, वो सुनिएगा कि तीन बंद में मैं आपको पूरे भारत का दर्शन करवाऊंगा। ये दर्शन आध्यात्मिक भी होगा, ये भौतिक भी होगा, ये शारीरिक भी होगा, ये आर्थिक भी होगा, और ये हमारे देश को बनाने वाले शहीदों को लेकर के भी जाएगा। तो ध्यान से इन बंद को सुनिएगा और अनुभव कीजिएगा। देश किसने बनाया? आज राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे पुरखों ने बनाया, मोदी जी कहते हैं हमने प्रयास किया, आपने भी अपने अपने प्रयास किए, सबने अपने प्रयास किए देश को बनाने के, लेकिन देश को असल में बनाया किसने? देखिए, देश ने मोदी को बनाया है और वो खुद कहते हैं मोदी देश को नहीं बनाते, देश मोदी को बनाता है। हमने मोदी को इतना ताकतवर बनाया कि जिस अमेरिका ने अपने यहाँ प्रवेश देने से रोक दिया था, उसने लाल कारपेट बिछा करके स्वागत किया कि आपकी और हमारी ताकत है, क्योंकि 130 करोड़ का देश अब खड़ा होता है तो पूरी दुनिया टहलती है। विजय जी जिस तरह से ये मोटिवेटेड है, कोई भी इस समय देशद्रोह की बात ना करके उनका मुंडी फूट जाएगी इसकी। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहली बंद सुनिएगा, शूरों ने, वीरों ने और ऋषियों ने प्राण दिए हैं, शूरों ने, वीरों ने और ऋषियों ने प्राण दिए हैं, वीर शहीदों ने इसकी रक्षा में प्राण दिए हैं, वीर शहीदों ने इसकी रक्षा में प्राण दिए हैं। यहाँ राम के आदर्शों ने नव इतिहास गढ़ा है, कृष्ण के पावन स्वर ने गीता पाठ पढ़ा है, जहाँ कृष्ण के पावन स्वर ने गीता पाठ पढ़ा है, गीता पाठ पढ़ा है, गीता पाठ पढ़ा है। यहाँ शौर्य गाथाएं भर दे लहू में नई रवानी, यहाँ शौर्य गाथाएं भर दे लहू में नई रवानी, दुनिया में है सबसे प्यारा देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। आओ इस परवारे अपना जीवन और जवानी, आओ इस परवारे
दृश्य देखने में आया, आपको भी बड़ी पीड़ा हुई होगी कि कुछ लोगों ने मुंह पे भारत माता की जय बोली, हाथ में तिरंगा ले लिया और बाहर निकलकर अपने ही भारत की संपत्तियों को जलाने बैठ गए, अपने ही लोगों को मारने निकल गए। क्या इसको हिंदुस्तान कहते हैं? क्या इसको देशभक्ति कह सकते हैं? मैंने उस समय एक मुक्तक लिखा था, वो मुक्तक मुझे भी याद आ गया, वो मुक्तक आपको सुनाता हूं कि वाकई में देश किसका है। यदि उसकी परिभाषा वो मुक्तक ठीक दे तो चौथी पंक्ति मुझे सूचित करे कि मैंने ठीक लिखा और आगे भी ऐसा लिखूं। सुनिएगा, इसे अब अपना हम माने, पराया किसको अब माने, दिलों में कौन क्या रखता, इसे भगवान ही जाने। चौथी पंक्ति पर बात करिएगा, इसको सुनिए केवल। इसे अब अपना हम माने, पराया किसको अब माने, दिलों में कौन क्या रखता, इसे भगवान ही जाने। यहाँ रहते हैं हिंदू सिख मुस्लिम और ईसाई, हमें शिकायत नहीं कि कौन क्या करता है, लेकिन देश किसका है वो चौथी पंक्ति बताएगी, उस पर आपकी तालियां आएंगी। यहाँ रहते हैं हिंदू सिख मुस्लिम और ईसाई, मगर ये देश उनका है जो अपना देश को माने। देश उनका है जो अपना देश को माने। दोस्तों फिर से मैं मेरे गीत की ओर लौट करके आता हूं, इसलिए देश प्रेम की जब बात करें तो ये भूल मत जाइएगा, इस देश को बनाने में बहुत लोग खपे हैं। इसकी पटरियां उखाड़ देने से, इसकी सड़कें तोड़ देने से, इसकी बसें जला देने से राष्ट्र प्रेम अभिव्यक्त नहीं होता है। राष्ट्र को बनाने में बहुत समय लगता है। हमारा जीवन बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, पर हमारी कोई औकात नहीं होती कि हम देश को बनाएं। हमारे इस देश में मुझे दुर्भाग्य लगता है, आज इस पे विवाद चल रहा है कि राम का मंदिर बने कि ना बने, उसकी जगह स्कूलें बनाए जाए कि नहीं बनाए। किसने रोका आपको स्कूल बनाने से? किसने रोका कि आप बाकी काम ना करें? लेकिन राम का मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? पाकिस्तान में बनाओगे क्या? तो राम कौन थे? राम कोई व्यक्ति नहीं थे, राम विचार थे। इस देश में जीने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनको मानते हैं, क्योंकि राम का जीवन एक ऐसा जीवन था जिसको आप मानवता का सर्वश्रेष्ठ जीवन मान सकते हैं। सबरी के भी जूते में खाने वाले राम थे। और दोस्तों आपको आश्चर्य होगा, दुनिया के इतिहास के किसी भी संस्कृति को उठाकर देख लीजिए, सभ्यता को उठाकर देख लीजिए, हर किसी ने दूसरे की चीजों पर कब्जा किया है, हर किसी ने दूसरे की चीजों को हथियाया है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। इवन सबसे पुरातन, आज के यदि 5-7-10 वर्ष पूर्व भगवान राम श्रीलंका गए, लंका में उन्होंने रावण को हराया, लंका को जीत लिया। लंका बहुत सुंदर थी, सोने की बनी हुई थी। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु अब तो हमने लंका जीत दिया, रावण को मार दिया, तो क्या करने वाले इस लंका का? भगवान राम का उत्तर समझिए, वो बताता कि राम कौन थे। राम ने कहा, अभी स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अभी तो ये सोने की लंका लक्ष्मण, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे ये रोचती नहीं है, मुझे प्रिय नहीं है। ये मैं विभीषण को देकर के जाऊंगा, मुझे तो मेरे सरयू के किनारे मिट्टी में बसी हुई अयोध्या प्रिय है, क्योंकि वो मेरी मातृभूमि है। और आप वही राम के मंदिर बनने पर आपत्ति करते हैं। आप सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति भगवान राम, तारीख में आप उनके वंश को देखेंगे तो उनके वंश में पूर्वा से शुरू होकर के, भृगु से होकर के, भागीरथ से होते हुए, दशरथ से होते हुए राम तक पहुंचते हैं। एट दैट टाइम आज के मनीष थे वो, उनकी कोई सीमा नहीं थी पावर की। भगवान राम जब लंका गए तो बीच में कौशल प्रदेश पड़ता है, उनका ननिहाल है, वो चाहते तो अपने ननिहाल से बाकी राजाओं से सहायता ले सकते थे, लेकिन भगवान राम ने एक भी राजा से सहायता नहीं मांगी। किनको चुना? रीछ वानरों, जिनको आज हम दलित, पिछड़ा, जिनको हम बहुत सारा ऐसा समाज मानते हैं कि जिसका उत्थान नहीं हुआ, भगवान राम ने उस समय उनको उठाया, अपने गले लगाया, और जिस एक सामान्य बानर को, जिसकी प्रजाति का कोई महत्व नहीं होता, उसको अपने दरबार में अपना अनुज बना करके बिठाया। आज उन राम को लेकर के चर्चाएं होती हैं कि वो दलित विरोधी थे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि राम की वास्तविक अवधारणा लोगों के सामने रखिए।
राम होने का मतलब है मानवता का सर्वोच्च शिखर होना। ऐसे राम के आदर्श यहाँ पर पले, भगवान कृष्ण यहाँ पर पले। पर दोस्तों आपके आज कई रिश्ते बनेंगे। आप जिस आज हॉल में बैठे हुए हैं, आपके सब लोग ये क्लास फेलो रहे हैं, आज इन्होंने एक पद पा लिया है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वहां पर पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन कभी भी अपने पद के अहंकार से, अपनी उपलब्धियों के अहंकार से उन मित्रताओं को कभी मत भुलाइएगा जो आपके इस क्लासरूम में बनी है। आपको बताते हुए मुझे सुखद आश्चर्य है, मेरा जो सबसे घनिष्ठ मित्र है वो मेरी 6ठी क्लास में बना था। उसने केवल 8वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद में चूंकि वो बहुत आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था, आज वो मोटर बॉडी का कारखाना करता है, मोटर बॉडी बनाता है। मैं जब उससे मिलने जाता हूँ, उसके बच्चों से मिलता हूँ, और वो जब आकर के गले लगता है तो मुझे दुनिया के किसी बेहतरीन 5 सितारा होटल में मिले हुए व्यक्ति से कोई आनंद महसूस नहीं होता जो उससे गले मिलकर होता है, क्योंकि वो मेरी वो मित्रता है। इसलिए यदि आपको मित्रता का चरमोत्कर्ष देखना है तो भगवान कृष्ण को देखिए। सुदामा की एक आंसू पर अपनी 3 लोक का दरबार उसको लुटा दिया। मित्रता यदि हो तो वाकई में ऐसी होनी चाहिए। इसलिए भारत को समझिए, भारत के बनिए, भारत को बनाइए। और आप देखेंगे जब आप भारत बनाने निकलते हैं तो आप स्वयं बनते चले जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आप कैसे श्रेष्ठ इंसान बनते जाएंगे। वहां से ये गीत निकला, वहां से मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। मैं फिर से गीत की ओर लौट करके आता हूं। हालांकि सर ने कहा था कि आपकी समय की सीमा नहीं है, और देखिए हमारा काम बोलना है। मैं 2.5 3 घंटे की शो करता हूं, उससे मेरे लिए तो 3 घंटे बोलना कोई बात नहीं होगी। आप जरूर थक जाओगे, यदि नहीं थके हो तो मुझे एक बार पहले से बता दीजिए आप नहीं थके। चलिए मैं गीत को लौट करके आता हूं। आओ इस परवारे अपना जीवन और जवानी, आओ इस परवारे अपना जीवन और जवानी, दुनिया में है सबसे प्यारा देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। भारत की भौगोलिक स्थिति बता रहा हूं। उत्तर में यूं खड़ा हिमालय मानो इसका प्रहरी, उत्तर में यूं खड़ा हिमालय मानो इसका प्रहरी, गंगा की पावन धारा में बजती स्वर की लहरी, गंगा की पावन धारा में बजती स्वर की लहरी, कण कण इसका पावन है और मिट्टी इसकी चंदन, कण कण इसका पावन है और मिट्टी इसकी चंदन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते इसका वंदन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते इसका वंदन, करते इसका वंदन। यहाँ शौर्य गाथाएं भर दे लहू में नई रवानी, यहाँ शौर्य गाथाएं भर दे लहू में नई रवानी, दुनिया में है सबसे प्यारा देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। आओ इस परवारे अपना जीवन और जवानी, आओ इस परवारे अपना जीवन और जवानी, दुनिया में है सबसे प्यारा देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। दोस्तों हम जिस धरा से हैं, एक अभी शब्द आया था चंदन। शायद आपने इस नाम को चंदन के रूप में, भगवान शिव के चढ़ाए जाने वाले चंदन के रूप में सुना होगा, लेकिन एक ऐसा नाम हमारी थाई मां पन्ना थाई के बेटे का भी था। जिस चित्तौड़ के जाकर के आपको उसकी मिट्टी को स्पर्श करके आपको लगता है कि हमने किसी तीर्थ को स्पर्श किया है, उस राजघराने के अंतिम कुल दीपक पर आने वाले संकट को हमारी पन्ना थाई मां ने, जिनको आज हम लगभग 550 वर्ष के बाद में भी सम्मान से याद करते हैं, अपने बेटे को इस मानवता को समर्पित किया, उस राज्य के लिए समर्पित किया। ये जो त्याग की परंपरा है, ये जो सम्मान की परंपरा है, जो राष्ट्र प्रेम की परंपरा है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान आज वो नहीं जो हमारे नेता हमें दिखाते हैं। हिंदुस्तान वो है जो इस बात को सत्यापित करता है कि दुनिया में हमारे लिए देश से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही देश के आप सब लोग हैं, और आपका सौभाग्य है कि आपको वो यहाँ जन्म लेने का सौभाग्य। मैं अभी कोरोना के पहले IIT जोधपुर में था, अलग अलग जगह कार्यक्रम होते हैं, तो IIT जोधपुर, उसके पहले मैं मंडी IIT में था, मुंबई IIT में था।
आईआईटीज के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत फर्टाइल माइंड होता है, वो बहुत ज्यादा तीखे स्वभाव के होते हैं। वहां पर बैनी प्रसाद है, वो बदतमीज दिल जिसका गाना है, उसका नाइट का शो था। वो शो करने के बाद, हमारा कवि सम्मेलन करने के बाद हम रात को बैठ गए, लगभग हम 9:30 बजे बैठे और सुबह 3 बजे तक हमारी महफिल जमी। सड़क पर बैठे रहते हैं, जो कैंपस था आईआईटी का, उन्होंने सर अलार्म चलाइए, तो मोबाइल के पीछे के लाइट्स जो थे वो ऑन कर ली और सब लोग वहां बैठ गए। उनसे बात करने पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे इतना ज्यादा देश को पढ़ते हैं, और मुझे तब समझ में आया कि वाकई में आईआईटी उसको ये सब क्यों मिलता है। वो देश को बहुत पढ़ते हैं और मस्ती भी उतनी करते हैं। लेकिन हम जो बाकी शिक्षाएं लेने वाले लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अध्ययन करने में इस तरह से खो जाते हैं, अध्ययन का तरीका हम ऐसा बना लेते हैं कि अपने आप को केवल एक चीज तक सीमित रखते हैं। निश्चित रूप से आपको डिग्री लेनी है, निश्चित रूप से आपको सफलता पानी है, लेकिन अपना समग्र विकास भी करना है। केवल एक फोटो खिंचवा करके और किसी खंबे पर एक पोस्टर के रूप में टंग जाना, ये जीवन नहीं है। वहां से जीवन शुरू होता है, वहां से जीवन प्रारंभ होता है। यदि जीवन इतना आसान होता, सफलता पाने के बाद में सब कुछ इतना आसान होता, तो आईएएस आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? भाई आईएएस करने के बाद तो क्या बच गया आपके पास? आईआईटी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आपके बड़े बड़े उद्योगपति, आपके चमकते सितारे, वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि हम अंदर से बहुत अकेले हो गए। हमने अपनों के सामने दिल खोलकर रखना बंद कर दिया है, हमने अपनों से बातें करना बंद कर दिया। हमारे लिए एक मोबाइल आ गया है, हमारी पूरी दुनिया इसमें सिमट करके रहे। कितनी बार आपने किसी व्यक्ति को अकारण फोन किया, कितनी बार किसी व्यक्ति को आपने बिना काम के बात कर ली, उसका हालचाल जान लिया। मुझे आश्चर्य होता है कि अभी सीकर में एक दुर्घटना घटी थी, जो हम सबको शर्मसार करने के लिए, कि एक बेटे के चले जाने पर उसकी 2 बहनें और माता पिता चारों ने मिलकर सामूहिक आत्महत्या की। वो जिस भी मनस्थिति में रहे होंगे, लेकिन दोस्त तो हमारा भी तो है। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने जाकर के कभी उनका हालचाल जानने की कोशिश नहीं, उनसे कभी ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आप किस स्थिति में हैं, आपका क्या हाल है, आपके अंदर क्या गुजर रही है। यहाँ बैठे हुए लोगों से एक अनुरोध मैं जरूर करूंगा कि आज इस हॉल से निकलने के बाद मेरा कोई गीत आपको याद रहे ना रहे, उसकी कोई पंक्ति याद रहे ना रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने आसपास में देखिएगा कि क्या किसी शहीद ने इस देश के लिए अपनी जान दी है, उसका परिवार है, उसके घर जाइएगा, जाकर के अकारण वहां बैठिएगा और उनको इतना सा एहसास करवाइएगा कि भले आपने बेटा हमारे सौंप दिया हो, यदि आपका बेटा शहीद हुआ तो भी ठीक है, और सेना में यदि वहां काम कर रहा तो भी ठीक है, वो बेटा वहां होगा, वो बेटी वहां होगी, लेकिन आपके दूसरे बेटे और बेटी के रूप में हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं, आवश्यकता तो हम आपके साथ में ले सकते हैं। यदि इतनी सी संवेदना, इतना सा संवेद हमने अपने लोगों तक पहुंचा दिया, तो हम अकेले नहीं होंगे। आप किसी से बात करके देख लीजिए, मैं तो बहुत सारी कविताएं लिखता हूं, लोगों से मिलता हूं, आप 5 मिनट सामने वाले को एहसास पर करवा दीजिए कि हाँ आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, अगला रो देगा तुरंत। सब अंदर भरे पड़े, और मजे की बात है कि छोटी सी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो, 60 साल के व्यक्ति को देखोगे उसकी भी वही पीड़ा, 15 साल के किसी बालक को देखोगे तो उसकी भी वही पीड़ा, 21 साल 22 साल 25 साल के आप जैसे लोगों को देखोगे उनकी भी वही पीड़ा। ये अंदर से इतना एकाकीपन आया क्यों, इतना सूनापन आया क्यों? उसका सिर्फ एक कारण था, हम खुद से कट गए। गीता को पढ़ने वाले, मुझे अभी सीए इंस्टीट्यूट है, देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है आईसीआई ने मुझे 2 घंटे गीता पर बात करने के लिए बुलाया था। टॉपिक का नाम था गीता एज ए मैनेजमेंट गुरु। 2 घंटे मैंने देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में इसी बात पर चर्चा की कि गीता क्या है। और दोस्तों, गीता का केवल एक सार निकल कर क्या था, केवल एक सार। जब पूरी गीता हो गई तो कभी भी भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा ही नहीं कि आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, जिसको हम गीता ज्ञान कहते हैं। अर्जुन ने नहीं बोला, अर्जुन ने केवल एक वाक्य बोला था, स्मृति लब्धा मोह नष्टो, थैंक्स फॉर रिमेंबरिंग मी दैट हु आई एम, व्हाट आई एम, मैं हूं कौन, मुझे एक भान करवाने के लिए कि मैं कौन हूं, धन्यवाद। मेरी जो स्मृति विलुप्त हो गई थी, उस स्मृति को फिर से आपने जागृत करा दिया। हम सबको भी केवल ये भान करना है कि हम हैं कौन, हम मौलिक रूप से क्या थे, हमारा जो बेसिक क्या था। दोस्तों, हमारे जीवन में बी से डी की यात्रा होती है, बी यानी बर्थ और डी यानी डेथ। इस बर्थ से लेकर डेथ की यात्रा में दोनों में हमारा कोई चॉइस नहीं। जन्म कहां होगा, आपकी कोई चॉइस नहीं, और आपकी मृत्यु कब और कैसे हो, कहां होगी, इसका भी आपके पास कोई चॉइस नहीं। यानी ये जो बर्थ से डेथ तक की यात्रा है, उसके बीच में आता है सी, दैट इज कॉल्ड चॉइसेस। आपकी चॉइसेस, आप अपनी जिंदगी की कौन सी चॉइसेस को चुनते हैं? आप अपने जीवन को सकारात्मक बनाते हैं कि नकारात्मक? यदि आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, उसको श्रेष्ठ दिशा की ओर बढ़ाते हैं, तो आप ध्यान करिएगा कि आप में से, सर इसकी बैटरी
आई थिंक ये नहीं चल रही है सर, यहाँ से ही। यदि आपने अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दिया तो आप में से राम निकलेंगे, कृष्ण निकलेंगे, बुद्ध निकलेंगे, महावीर निकलेंगे, जैनियों के तीर्थंकर निकलेंगे, पैगंबर के कहीं ना कहीं ईसाइयों के पैगंबर निकलेंगे। और यदि आपकी जिंदगी में नकारात्मकता आ गई, आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी आ गई, तो आप मान के चलेगा कि उस नेगेटिविटी के बाद में आप में से ही रावण निकलेगा, आप में से ही कंस निकलेगा, आप में से ही कहीं ना कहीं विभत्स चेहरे निकल करके आएंगे। आज अखबार को पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि जब आप अखबार खोल करके देखते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं लिखी हुई होती हैं। और जो पीछे मेरे भाई खड़े हैं, मैं चूंकि एक पुरुष हूं, मैं एक लड़का हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उनसे कहूं, क्या हमने ऐसा समाज चाहा था जहां पर हम केवल 2 माह की बेटी को सुरक्षित ना रख पाए? सब पे समाज की कल्पनाएं करते हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्रियां लेते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारा हमारा शर्म से झुक जाता है जब हम एक 2 वर्ष की बेटी की आत्मरक्षा नहीं कर सकते, उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान नहीं था। और दोस्तों, किसी नेता में ताकत नहीं है कि वो देश बना सके, किसी के बाप में ताकत नहीं है। ये देश जो है वो 1/135 करोड़ मैं हूं। मैं इस पूरे 135 करोड़ के देश का एक हिस्सा हूं। यदि मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, मैंने अपने आप को सुधार लिया, तो मेरी तरफ से 1/135 करोड़वा देश बन गया। उसके बाद में कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने जीवन में धर्म मत लाइए, लेकिन अपने जीवन में आध्यात्मिकता जरूर लाइए। धर्म आपको हिंदू मुस्लिम में बांट सकता है, लेकिन हम धार्मिक नहीं, हम आध्यात्मिक थे। और आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता होती है द इनर प्यूरिफिकेशन ऑफ योरसेल्फ, आपके अंदर का प्यूरिफिकेशन हर दृष्टिकोण से। आपको जहां लगता है कि आपके अंदर कोई गंदगी है, जहां लगता है कि ये चीज मेरे अंदर ठीक नहीं है, उसको कड़ाई के साथ मारिए, उसको बाहर निकालिए। ये धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा। आपका जीवन नित्य का कर्म युद्ध है। ऐसा नहीं होगा कि फिर से कोई संग्राम सजेगा, फिर से कोई कृष्ण आएगा, फिर से कोई गीता पढ़ी जाएगी। हर क्षण आपका धर्म युद्ध है, हर पल आपके सामने धर्म युद्ध आएगा। ये जो काम करने वाले लोग, इनके सामने रिश्वत आएगी, इनके सामने किसी को फेवर करने की बात आएगी। हम पढ़ने वालों के सामने पढ़ने के साथ साथ में अन्य लालच आएंगे, ये पढ़ाने वाले इनके सामने पढ़ाने वालों के साथ साथ में अन्य लालच आएंगे। हमें हर क्षण उन लालच से लड़ना है। यही धर्म युद्ध है, यही जीवन है। और जिसने उस धर्म युद्ध को लड़ा वो ही असली विजेता कहलाएगा। असली विजेता वो नहीं है कि जिसने बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली है। असली विजेता वो है जिसने स्वयं को जीता। पर हमारी संस्कृति स्वयं को जीतने को सिखाती है। हमारा धर्म क्या सिखाता है? मेरे गीत का एक तीसरा बंद है, वो आपके सामने रखता हूं। तीसरा और अंतिम बंद है। ये बंद मुझे सिखाया, आपको बताएगा कि धर्म क्या था। यहाँ धर्म ने जीवन को सुंदर आकार दिया है। यहाँ धर्म ने जीवन को सुंदर आकार दिया है। जहाँ त्याग ही सबसे बढ़कर कहती गुरु की वाणी। यहाँ त्याग ही सबसे बढ़कर कहती गुरु की वाणी। दुनिया में है सबसे प्यारा देश हिंदुस्तानी। देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। आओ इस पर वारें अपना जीवन और जवानी। आओ इस पर वारें अपना जीवन और जवानी। दुनिया में है सबसे प्यारा देश हिंदुस्तानी। देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। भारत माता पावन वंदन सुनो वीर सेनानी। भारत माता पावन वंदन सुनो वीर सेनानी। दुनिया में है सबसे प्यारा देश हिंदुस्तानी। देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। जोर से देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। बोले भारत माता की वंदे। आवाज कमजोर आपकी। वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज सभी जो वक्ता हैं उनकी उपस्थिति में
आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी जो वर्तमान युग, अब जो आने वाला जो समय है बैंकिंग के क्षेत्र में, ये बड़ा ही कष्टदायी आपको लग रहा है, लेकिन हमें वही है कि जो डार्विन का जो सिद्धांत था कि योग्यतम है वही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वैसा नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं कि भाई आने वाले युग में निजीकरण हो रहा है, लेकिन यहाँ आपको जो संस्कार भी मिल रहे हैं, तो हम जिस भी क्षेत्र में जाएं हमें एक तो हतोत्साहित नहीं रहना है और अन्य अवसर भी पैदा होंगे। मेरा यही मानना है कि आप सभी जो यहाँ जुड़े हैं एक अच्छे संस्थान से जुड़े हैं और अपना जो भविष्य है उसके लिए कोई भी आपको यदि कोई मार्गदर्शन की कभी भी आवश्यकता महसूस हो तो हमें कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। और मैं यहाँ यूनियन बैंक में स्टेशन रोड पे शाखा प्रबंधक हूँ। कोई भी प्रकार का जो आपको मार्गदर्शन चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए, जैसा विष्णु जी ने माना, अगर उस कड़ी में मैं अगर आगे आपको लेके चलता हूँ तो आप मुझे निश्चित रूप से ज्यादा सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जैसा माहौल विष्णु जी ने बनाया। लेकिन देखिए कुछ बेसिक सी बातें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज देखेंगे आप लोग, सबसे पहले जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बैंको परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों को यहाँ से एक ही चीज की सीख लेने की जरूरत है। जिंदगी में अगर कुछ भी बनना है तो बंदे के पास जुनून होना जरूरी है। अगर जुनून ना होता तो मीरा जहर ना पी पाती। देखिए, जो रामायण की बात हम लोगों ने की थी शुरुआत में, सबरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सबरी बचपन में छोटी थी, उसने साधु से पूछा कि भाई मुझे मोक्ष चाहिए, क्या करना होगा? तो उसने जवाब में ये बोला क्या भगवान श्री राम की सेवा करें, पूजा करें। और 8 साल से लेकर 60 साल तक वो हर दिन कुटिया के अंदर झाड़ू लगाती और बेर लेके आती। लेकिन 8 साल से 60 साल की उसके आंखें कमजोर हो गई, लेकिन उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ और एक दिन भगवान श्री राम उनसे मिले। तो आपको जरूरी एक ही चीज की है कि आप लोग पंक्चुअल रहे हर चीज के प्रति, आप लोग मैच्योर हैं, आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग अभी अपने यहाँ पर रेणुका सैनी है, वो भी आपको कुछ संबोधित करेंगी, बोलेंगी, है ना? परवीन, विशु और आप में से जो भी स्टूडेंट नवनीत, सारण, अभिन का नंबर बाकी है वो भी बताएंगे। और जितने तक विष्णु पारिक जी वो थोड़ा एनर्जी और ले लेते हैं, उनको लगभग हो गया, तो वो भी दोबारा एक बार आपको जरूर बताएंगे थोड़ा बहुत। एक गीत में इनका रह गया ना बाकी, और सभी बच्चों है ना। और ये अपना पूरा जैसे आप आनंद लो, उसके बाद में डीजे भी है, पटाखे भी फोड़े जाएंगे, वो भी नाच का यहाँ पर पधारे मेरे माता पिता तुल्य जिनका सिलेक्शन हुआ है, इनको मेरा चरण स्पर्श है। और पूरे बैंक को जो टीचर्स स्टाफ है उनका मेरा सादर नमन है। और जो भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है उनको कांग्रेचुलेशन। और यहाँ पर पधारे जो मेरे साथी भाई बहन बैठे हैं उनको सभी को मैं नमन करती हूँ। और मैं इस प्रोग्राम में मुझे ये बोलने का उत्साह हुआ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं सर को। और मैं मेरी 2 वाणियां जो है मैं आपको समर्पित करती हूँ। पहले तो मैं टीचर्स के लिए कुछ लाइन बोलने चाहूंगी, वो है
अध्यापक एक जलती हुई मोमबत्ती है। अध्यापक एक जलती हुई मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करती है, दूसरों को बोले तो अपन को ही करती है। इनकी बदौलत ही हम आगे पहुंचते हैं। अपने पहले तो माता पिता होते हैं मार्गदर्शन करने वाले, दूसरे अपने टीचर्स होते हैं। ये हम अपना कभी बुरा नहीं चाहते हैं। और मैं अब कुछ पंक्तियां पिताजी के बारे में बोलना चाहूंगी। क्यों माता के जितना संघर्ष कोई नहीं करता है, अपन सब मानते हैं, लेकिन सब लोग माता बहनों के बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं पिता के लिए चंद लाइनें बोलना चाहूंगी। मेरी लाइनों का टाइटल है पिता। बच्चों के माथे की शान है पिता, बच्चों के माथे की शान है पिता, मंदिर की घंटी मस्जिद के अजान है पिता, मस्जिद के अजान है पिता। निकटता में संभल दूरी, दूरी में प्रतीक्षा, परिवार के चेहरों की मुस्कान है पिता, परिवार के चेहरों की मुस्कान है पिता। भावनाओं को बांधता शक्ति की डोर से, भावनाओं को बांधता शक्ति की डोर से, मर्यादा की शक्ति का आदर्श पाठ है पिता, आदर्श पाठ है पिता। बाहर से भले हो उष्णता, बाहर से हो भले ही उष्णता का प्रदर्शन, भीतर से तो शीतल का मेहताब है पिता, शीतल का मेहताब है पिता। उपनिषदों का अनुशासन कर्म की गीता, उपनिषदों का अनुशासन कर्म की गीता, त्याग और समर्पण की शान है पिता, समर्पण की शान है पिता। नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती उसकी घिसी चप्पलें, मतलब पिता की चप्पलें। पसीने की बूंदों से महान है पिता, पसीने की बूंदों से महान है पिता। माँ की ममता पूजी जाती है जग में, माँ की ममता पूजी जाती है जग में। धरती अगर है माँ, धरती अगर है माँ, तो आसमान है पिता, तो आसमान है पिता। जग में अगर माँ है, जग में अगर माँ है पर्याय ईश्वर का, पर्याय ईश्वर का, तो दुनिया में दूसरा भगवान है पिता, दूसरा भगवान है पिता। भारत में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी को जिन भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भाई सुन रहे हैं भाई बहन, उनको भी ये कहना चाहूँगा कि अपनी रेगुलरिटी बनाए रखें और नियमित प्रैक्टिस करते रहें, धैर्य और जुनून बनाए रखें, जिससे आपका भी सिलेक्शन हो। आप भी इन भाई बहनों के बराबर में बैठे आएंगे। चलो हाँ, तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और जुनून और धैर्य के साथ संयम बनाए रखते हुए जो भी यहाँ पे बैंको टीम के द्वारा शनिवार को टेस्ट रेगुलर डे और तैयारी के साथ टेस्ट दें, जिससे कि आपका आप रेगुलर आपकी तैयारी होती रहे। और बैंको टीम जो भी टीम है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो रेगुलर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं बच्चों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बैंको परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको सिलेक्शन के लिए कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। मैंने 7 मई 2017 को कोचिंग ज्वाइन किया था और 28 जून 2018 तक मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की। मैं पिछले 4 साल में सिर्फ गांव भी 2 ही बार गया हूँ, वो भी वोट करने। और मैंने कभी भी कोई भी मोटिवेशनल स्पीच नहीं सुना। यहाँ पे सर ने, विजय सर ने एक दिन खड़े होकर एक बात बोली थी कि आप उस हाथ की तलाश करो जो आपके कंधे पे रखे ये बोलते कि मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है कि तू वो कर सकता है। और वो अपनी डायरी में लिख के रखी है। मैंने कभी कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं सुना। मैं फेल हो जाता था, उसी बात को पढ़ता था
कि सर ने बहुत बड़ी बात बोली थी वो। तो आप सभी यहाँ से सिलेक्शन लेके जाओ, आपको उज्जवल भविष्य की कामनाएं। सबसे पहले मैं पूरी बैंकों फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने भाइयों को सिलेक्शन करवाया है, और भी आगे आने वाले सालों में जो सामने बैठे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर इन सीटों पे आने की कोशिश करें। आप अपने लगन, मेहनत और यहाँ पे प्रॉपर जो क्लासेज हो रही हैं उनसे आप तैयारी बढ़िया हो जाएगी आपकी। किसी को टाइम कम लगे ज़्यादा लगे उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और आपको यहाँ पे प्रॉपर जो टेस्ट हो रहे हैं वहाँ से आपको स्पीड, एक्यूरेसी, सारी सब चीज़ें देखने को मिलेगी। प्रॉपर रिजल्ट देते हैं, रैंक वाइज आप अपने उसमें सुधार कर सकते हो। इसलिए सभी अपने मन, दिल, जान सब लगा के बहुत बहुत मेहनत करें, और आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी यहाँ से जल्दी रिजल्ट लेकर और यहाँ इसाफा पहनने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ उपस्थित सम्माननीय सभी सदस्य जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको हार्दिक बधाइयाँ, और उनके माता पिता को उससे भी ज़्यादा बधाइयाँ। बड़ी खुशी का मौका है। देखिए, सफल लोगों की सब बात करते हैं, असफल लोगों की कोई बात नहीं करता। तो आप सबको सफल बनना है, असफल बनना ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक लिमिट क्या होती है असफलता की, असफल इंसान क्या कर सकता है। एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी है, वो मैं आपको उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति को एक कंपनी में, जो कंपनी शुरू की थी उसमें उसे पहले साल बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। वो 5 करोड़ रुपए उसने किसी से उधार लिए थे और वो कर्जे में आ गया, और कर्जे में आने के बाद अब उसे कोई आशा नहीं थी कि वो कैसे पैसे चुकाएगा। कंपनी बंद हो चुकी थी, उसके सभी पार्टनर जा चुके थे, और अब वो मरने पहुंच गया एक कुएं के पास। जो कुआं बिल्कुल अलग सी जगह पे था, वहां पर वो कुएं की दहलीज पर चढ़ गया और वो कूदने ही वाला था। उसने अपनी पुरानी सारी बातें याद की कि कैसे कंपनी की शुरुआत की, कैसे पैसा लगाया, कैसे दोस्त साथ आए, और अब वो मरने जा रहा था। इसको कहते हैं हाइट ऑफ दी, जो आपकी असफलता है कि अब मरने के अलावा और कोई चारा तो है ही नहीं। अचानक से पीछे से एक व्यक्ति आया और उसका हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया। बोले क्या कर रहे हो? उसने बताया कि सर मुझे बहुत घाटा हो गया, 5 करोड़ रुपए का कर्जा मेरे सिर पे है, मुझे कोई पैसे दे नहीं रहा और मैं मरने जा रहा हूँ। बोले पागल हो गया, 5 करोड़ रुपए के लिए मरोगे? ये लो 10 करोड़ का चेक। उस व्यक्ति ने उसे 10 करोड़ का चेक दे दिया। बोले मर मत, काम कर, जब जरूरत पड़े तो और दूंगा, जा काम कर। अब वो व्यक्ति मरेगा या काम करेगा? बताओ, काम करेगा। तो उस व्यक्ति ने वो चेक ले जाके रख दिया, लेकिन उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं काम करूंगा, काम करके मुझे उसके पैसे चुकाने हैं। तो उसने मुझे जो टाइम दिया है, उसने टाइम दिया था 2 साल के बाद मेरे पैसे आप चुका देना, काम करो। तो 2 साल के बाद उसको उसी जगह, उसी कुएं पर पहुंचकर पैसे चुकाने थे। अब उसकी लगन में इतनी मतलब ईमानदारी थी कि वो दिन रात नहीं देखता था। उसे एक ही चीज समझ में आती थी कि मुझे पैसे कमाने के लिए कमा के सामने वाले को देना है। किसी ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, किसी ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। तो यहाँ पर ध्यान रखो, आप पर भी कोई भरोसा करता है, आप उसके भरोसे को तोड़ोगे नहीं, ये आप सोचोगे। लेकिन आगे की कहानी अभी भी बाकी है। उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की और पैसा कमा लिया। पैसा कमा लिया उस व्यक्ति ने। 2 साल के बाद वो उस व्यक्ति का वही चेक जो उसने उसे दिया था उसका उपयोग नहीं किया। उसने उससे सोचा कि मेरे को जरूरत पड़ेगी तब मैं इसका यूज करूंगा, अभी मैं पैसे इसका यूज तब करूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी। तो उसने बहुत मेहनत की और पैसे कमा गया। मतलब वो उस टेंशन से, जिस डिप्रेशन में था, वहां से हटके उसने अपना पॉजिटिव माइंड एक्टिवेट किया, काम करने लगा। उसके पास एक सपोर्ट था उस चेक का। जरूरत पड़ती वो चेक के पैसे का उपयोग करता, जरूरत नहीं पड़ी उसे तो फिर से खड़ा हो गया। लेकिन अब उसे चेक लौटाना तो पड़ेगा ही, उसे चेक लौटाना पड़ेगा। ट्विस्ट देखो इस कहानी का, सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक, इंसान की पावर क्या होती है।
जब वो उस कुएं के पास पहुंचा, इंतजार कर रहा था, तो एक एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में से 4 लोग एक व्यक्ति को लेकर जा रहे थे। उसने उस व्यक्ति को देखकर पहचान लिया कि इसने मुझे चेक किया था, वो व्यक्ति मर चुका था। उसने उनसे पूछा, अरे भाइयों ये व्यक्ति मर कैसे गया? तो एम्बुलेंस वालों ने जो जवाब दिया वो कहा कि ये तो भाई साहब पागल था, पिछले कई सालों से चेक बांटता फिर रहा था लोगों को। तो मेरे कहने का मतलब है कि मोटिवेशन चाहे आपको झूठा मिले, चाहे आपको सच्चा मिले, लेकिन यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हो ना किसी भी घटना से, तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे और वो करके दिखाओगे जो किसी ने नहीं किया। तो कभी भी एक दो बार आप असफल हो जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंड हो गया, वहां से शुरुआत होती है आपकी। ध्यान रखना, आपकी हाईएस्ट पावर की शुरुआत होती है। जो आपके शरीर के अंदर जो पावर है ना, उसकी लिमिट खत्म हो जाए, वहां से शुरुआत होती है आपकी मेन पावर की, जिसे हम हमारा कॉन्शियस माइंड कहते हैं। उसे एक्टिवेट कर दो, लाइफ में हमेशा सक्सेस आपको मिलेगी। थैंक यू। जिंदगी में आपको ऐसा लगे कि हम असफल हो गए, हमने एग्जाम दिया है, तो हमारा जो है उद्देश्य यही रहता है कि हम बच्चे के साथ फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से उसको भावनात्मक तौर पर उसके साथ खड़े रहें, है ना। क्योंकि जब आपके जैसे पेरेंट्स कई बार होते हैं, आपने देखे होंगे कि आप कभी भी जैसे मान लो कोई बिजनेस कर रहे होंगे जीवन में या असफल हो जाते हैं, तो आपके पिता का हाथ जब सर पे ऐसे कंधे पे रखता है कि हम तेरे साथ है, तू चिंता मत कर, तो उस समय जो है वो चाहे वो पिता कुछ कर पाए या नहीं कर पाए वो तो आगे की बातें हैं, लेकिन हमारा जो जोश और जुनून मोटिवेशन जो है वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है कि हम असफल चीज को भी सफल बना देते हैं। जैसे सर ने भी अभी एक आज पर जो बात बताई है वो बहुत अच्छी बात है कि जैसे मान लो जो है अभी जो बेटे की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में 2 बहनें और उनके माता पिता ने भी सुसाइड कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं इस वजह से ही हुआ है क्योंकि हम लोग उनके साथ खड़े नहीं हो पाए कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आपका जीवन यापन जो है वो सरल बनाने की कोशिश करेंगे या आपको भावनात्मक तौर पर हम सपोर्ट करेंगे। वो कहीं ना कहीं कमी रही, उसकी वजह से ही ऐसी घटनाएं होती हैं और भविष्य में भी होती रहेंगी। इसलिए हम एक हर तरीके से स्टूडेंट में कभी भी ऐसा लगे कि भाई उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कोई और भी यदि पारिवारिक प्रॉब्लम है तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करे। कहीं ना कहीं हम हो सकता है कि उसका निराकरण जो है वो कर पाएंगे भविष्य में भी, और करने के प्रयास भी आज तक हमने किए हैं। धन्यवाद आज के प्रोग्राम के लिए आप सभी लोग उपस्थित हैं, और सर जो है वो कुछ अपनी कविताओं के साथ इस प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप करेंगे। तो लगता है कि कविताएं खूब हो गई हैं, फिर किसी दिन और भी करेंगे, लेकिन आज एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपके सर आए और ये जो यहाँ बैठे हुए शिक्षक हैं, आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि सृजन और प्रलय दोनों उसके हाथ में पलते हैं। ये जो सामने बैठे हुए लोग हैं ये वो परमाणु हैं जिनसे चाहे तो आप बम बना करके किसी का घर उजाड़ सकते हैं, और चाहे तो आप उनसे बिजली बना करके किसी का घर रोशन भी कर सकते हैं। ये सारी क्षमता आपके हाथ में है। और दोस्तों, विश्वास की जहां तक बात है, हार्वर्ड स्कूल में एक बार एक इंडियन स्टूडेंट से, आप जैसा ही कोई था, स्कॉलरशिप से वहां पढ़ रहा था, उससे पूछा गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ, विश्वास की परिभाषा क्या है, आप कैसे डिफाइन करोगे कि विश्वास क्या है। उस बच्चे ने जो उत्तर दिया था वो उत्तर हमारे लिए गर्व का विषय भी होना चाहिए और हमारे जीवन की पृष्ठभूमि भी बनाने वाला होना चाहिए। उसने कहा कि जब एक माँ अपने छोटे बच्चे को खिलाती है और उसको हवा में उछालती है, आपने देखा कई बार बच्चे को माँ हवा में उछालती है और बच्चा पूरी तरह से जोखिम में होता है। जब हवा में उछलता है तो कोई हाथ नहीं, और इतनी जोखिम है कि वो नीचे गिरेगा, चोट लगेगी, लेकिन बच्चा कभी भी रोता नहीं है, बच्चा खिलखिलाता है, हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी माँ के हाथ नीचे गिरने नहीं देंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ, ये विश्वास की परिभाषा है। और यदि आपको अपने सपनों पर, आपको अपने अपनों पर, जिनमें आपके अपने घर वाले भी होते हैं और आपके गुरु भी होते हैं, इन पर यदि उस किस्म का विश्वास है कि हमने अपनी डोर इनके हाथ में दे दी है, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो उसके बाद में आपका कुछ नहीं बिगड़ना। और दोस्तों, यदि किसी को लगता है कि किसी के जीवन में संघर्ष नहीं है तो वो झूठ बोलता है। सबके जीवन में संघर्ष है। अभी यहाँ पर जो फोटोग्राफर खड़े थे, राजपाल जी, वो मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। उन्होंने आज मेरे को कान में आकर कहा, सर मैंने आपको उस दिन पहली बार देखा था जब आपने पहली बार कविता पढ़ी, और अब मुझे देखकर बड़ा सुखद आश्चर्य होता है कि आप कहाँ कविताएं पढ़ रहे हैं।
मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि चीजें दिखती बहुत आसान है, लेकिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा। शेखावटी मेरा घर है, लेकिन ज्यादातर यह केवल मैं 3 इंस्टीट्यूट में आया हूं आज तक। एक आपका बैंको, जहां सेकंड बार आया, 2 बार आपके प्रिंस और 2 बार सीएलसी। उसके अलावा मेरे कोई ज्यादा कार्यक्रम यहाँ नहीं होते, लेकिन भारत का कोई कोना नहीं है जहां मैं नहीं जाता। और मुझे हर बार ये लगता है कि शेखावाटी में पैदा होकर के यदि मैं हिंदी में पैदा हूं और हिंदी की बात मैं नहीं रख पाऊंगा तो क्या मतलब है। और हर बार आपको वहां से अच्छी जगह जाने का अवसर मिलता है, लोग मिलते हैं। अभी भी मैं 27 तारीख को होली के पहले दिन बहुत बड़े सी इंस्टीट्यूट की एक शाखा है मुंबई, वहां पर एक कार्यक्रम करने जा रहा हूं। और आप ये अपना सपना लेना देखिए, आप बंद मत करिए सपनों को। सपनों की एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का सपना उसकी क्षमता से बड़ा नहीं है वो सपना ही नहीं है। सपना सदैव आपकी कल्पनाओं से बड़ा होगा। जो आपके पास नहीं है उसे पाने की ललक किए हुए सपना होगा। और सिर्फ मैं इतनी अंतिम पंक्तियां बोलूंगा कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा सिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इससे खड़े हो जाइए, पूरे दम के साथ लगिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके अपने सपनों को पूरा करने से रोक सके, सिर्फ आपके खुद के अलावा। आपके ऑब्स्टेकल्स भी आप हैं, आपके शत्रु भी आप हैं, आपके मित्र भी आप हैं। आपको कोई रोक सकता है तो केवल एक चीज, वो आपका डर। उस डर से बाहर आ जाइए, उससे बाहर निकलिए और अपने सपनों का आंख खोल करके सामना करिए। दिन रात उसको जिए, मुझे इसी को जीना है, इसी को पाना है। और ईमानदारी से जो काम करेंगे ना, उसमें कभी आपको कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया का पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिसने सपना देखा और उसके लिए लगा, उसने अपने सपने को पूरा किया, उसको साकार किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल सपने पूरे नहीं होते और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। इसलिए आपका केवल सपना नहीं होना चाहिए, हर सपना एक कीमत मांगता है। पीछे से मोदी के नारे लग रहे थे। आज हो सकता है कि नारे आपको सुनाई दे रहे हो। मैं कोई भाजपा कांग्रेस का व्यक्ति नहीं, मैं राजनीति का व्यक्ति हूं। पर मुझे बहुत बार लगता भी है कि मेरी करोड़ों की कविताओं को मैं कोड़ी की राजनीति पे खर्च भी क्यों करूं। राजनीति ऐसा विषय नहीं कि जिस पे ज्यादा बोला जाए, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी हमारे लिए एक सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। 17 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ने वाला व्यक्ति, जिसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, जिसके कोई माता पिता का सपोर्ट नहीं था, 17 वर्ष की उम्र से एक भिक्षुक के रूप में अपना जीवन जिया। आज के लगभग मान के चले 20 वर्ष पूर्व, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, सामान्य भाजपा कार्यकर्ता थे, उस समय एक शिविर में मैं उनके साथ रहा हूं, जामरोली में, केशव विद्यापीठ। और मैंने उस व्यक्ति के जीवन को देखा, सदा हुआ जीवन, छोटा सा एक बैग, उसमें अपनी पूरी दुनिया समेटे हुए। शायद भारत का कोई कोना नहीं जहां पर उन्होंने प्रवास नहीं किए, बिना फॉर्मल एजुकेशन के, बिना किसी पारिवारिक सपोर्ट के संघर्ष करके वो आदमी आज प्रधानमंत्री बना। और जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से खड़े होकर के बोलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखिए। लेकिन आप सोचिए, वहां पहुंचने के लिए कितने सपनों की बलि दी होगी, कितने आनंद को उन्होंने छोड़ा होगा। वो भी चाहते शादी कर सकते थे, वो भी चाहते लग्जरियस लाइफ जी सकते थे, वो भी चाहते तो अपने जीवन के भौतिक आनंदों का आनंद ले सकते थे। सबको छोड़ा है, सबको छोड़ करके एक संघर्ष करते हुए वहां पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आपको यदि कोई भी सपना देखना है, सपने की साइज के ऊपर उसकी कॉस्ट रहेगी, आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। या तो आप अपने बाकी के जीवन के आनंद पूरे कर लीजिए या फिर पढ़ाई कर लीजिए। दुनिया में कभी भी किसी, वो तरुण सागर जी बात कहा करते थे कि दीवार में कील ठोकनी है तो हथौड़ी से ठोकेगी, तकिए से नहीं ठोकेगी। इसलिए यदि आप ये सोचते हैं कि सपना भी देख लें, आनंद भी ले लें और उसको पूरा भी कर लें, एक्सेप्शंस आर देयर, हो सकता है एक दो का पूरा हो जाए, बाकी 99% का तो नहीं होता। 99% को तो खपना पड़ता है, जलना पड़ता है। रोशनी करने के लिए स्वयं को जलाए बिना बाती कभी भी दीपक नहीं बन सकती है। इसलिए आपको जो करना है तो उसमें आपको कोशिश करनी पड़ेगी, उसमें ऊर्जा डालनी पड़ेगी। मैं पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ उनके परिजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे अपेक्षा है कि आप भारत को और समृद्ध बनाएंगे, स्वयं को और बड़ा बनाएंगे। और आप सब लोग बहुत प्यारे लोग हैं, सब फिर से आपसे मिलना होगा। विजय सर के साथ में फिर कभी कोई शाम को किसी दिन आप लोग सजाएंगे। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल हूँ, आप सब लोग जुड़िएगा वहां पर, जहाँ भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो बहुत सारे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो सब जगह हम लोग अवेलेबल होते हैं आपस में। तो कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि संवाद और संवेद आपस में जो संप्रेषण है वो बना रहना चाहिए। जब तक ये बना रहेगा तब तक काम ठीक होगा। और अपनी बात, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, मंच पर भी पहुंचे, अपनी बात बहुत खुल करके बोलिए। और यहाँ बोलने के लिए विद्वता की आवश्यकता नहीं है, अपने मन से बोलिए, जो भी आपको आता है खूब मन से बोलिए।
मन से बोली गई बात मन तक पहुंचती है, वहां तक जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि कौन सी बात कब कैसे कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इसलिए जब अपनों के बीच में है तो बहुत खुल करके आइएगा, अपने आप को एज ए ग्रूमिंग पर्सनालिटी के रूप में भी खड़ा करिएगा, क्योंकि आप जिस देश के लोग हैं वहां के निकले हुए एक सामान्य मॉन्क, सामान्य एक सन्यासी ने शिकागो में जाकर पूरी दुनिया को हतप्रभ कर दिया था अपनी विद्वता से, अपनी प्रज्ञा से। तो आप उसी देश के हमारे कण में, हमारे अपने आप में, दोस्तों लास्ट बात कह करके, आप महत्वपूर्ण क्यों हैं, आपको खुद से शिकायत क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके कारण देता हूं, गूगल करिएगा जाकर के। जब सूर्य की पहली किरण निकलती है और वो पृथ्वी पर गिरती है, उसके 2 मिनट पहले जहां गिरती है वहां का टेम्परेचर है 470 डिग्री सेल्सियस। इंसान छोड़िए तांबा पिघल जाए, पर पृथ्वी के 2 मिनट बाद में जहां पर किरणें पहुंचती हैं वहां का टेम्परेचर है 470 डिग्री माइनस, ग्लेशियर्स, केवल बर्फ, जीवन की कल्पना नहीं। आप मान के चलो कि 470 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस, उसके बीच में पृथ्वी है। लगभग 4000 गैलेक्सीज पूरी ब्रह्मांड में है, उनमें से एक पृथ्वी है जिस पर जीवन है। इस जीवन में भी 96% हिस्से पर जीवन नहीं है, 96% हिस्से पर जीवन नहीं है पृथ्वी पे, केवल 4% हिस्से पर जीवन है। उस 4% में से भी जहां पर भारत है, ग्लोब को घुमा करके देखना, केवल एकमात्र ऐसा देश है जिसमें जितनी ऋतुएं हैं सारी ऋतुएं बराबर, सर्दी, गर्मी, बारिश, सब कुछ। और आप जिस शेखावाटी में रहते हैं उसका तो रंग निराला है, सर्दी भी फतेहपुर टॉप पे जाएगा, गर्मी भी फतेहपुर टॉप पे जाएगा, बारिश में भी तो वो पे टॉप पे होगा। बाकी कई जगह केवल बारिश है, केवल ठंड है। आप कितने महत्वपूर्ण स्थान पर आकर के जन्मे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बार यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, तो वहां पर 2 लोग बैठे थे, एक अमेरिकन था, एक अफ्रीकन था। उन्होंने भारत को ऐसे अनाप शनाप बातें करना शुरू कर दिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का चुप हो जाओ, पहले अपनी शक्ल देखो। बोले ये देख, ये अमेरिकन है। और ये कौन है? बोले अफ्रीकन। अमेरिकन को देखो, इसी रोटी को देखा है कभी? कुएं पे डालते उतार लो, कच्ची रह जाती है, एकदम कच्चा कच्चा दिखता है। और इसको देख, बोले जल गया साला। इतनी ज्यादा सिकाई हुई, प्रॉपर सिकाई हुई तो हमारी हुई है, प्रॉपर सिकाई वाले लोग हम लोग। इसलिए आप ईश्वर के सबसे खूबसूरत बने हुए स्थान पर जन्मे हुए लोग हो। हर दम इस बात को फील करो, अनुभव करो कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। अभिमान नहीं आए, लेकिन ये गर्व कभी दिल से निकले भी नहीं कि हम वाकई में महान धरा पर जन्मे हैं। ऐसी धरा पर जन्म लेने का, ऐसी चीजों को लेके जैसा समाज है। सिर्फ अंतिम 4 पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, हम लड़खड़ा न जाएं हे नाथ दो सहारा। दुष्वृत्तियां बढ़ी हैं, उनको उखाड़ना है, छल दंस कर रहा है, उसको पछाड़ना है, स्वार्थ की बस्तियों को अब तो उजाड़ना है। गिरते हैं उठते हैं ये नाथ दो सहारा। मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। अपेक्षा करता हूं सब लोग जुड़े रहेंगे। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपने यहाँ से सिलेक्शन हुआ है पवन कुमार, वो भी आपको थोड़ा संबोधित। ना रुका है ना रुकेगा कभी कहीं, ना तेरे लिए ना मेरे लिए, ना आज ना कल कहीं। वक्त ना रुका है ना रुकेगा कभी कहीं, ना तेरे लिए ना मेरे लिए, ना आज और ना कल कभी। थोड़ा सा चुरा कर रख लूं, थोड़ा सा चुरा कर रख लूं, थोड़ा सा बचा कर रख लूं। कुछ हिस्सा मांग लो तुझसे और कुछ छीन कर अपने पास रख लूं। वक्त के साथ कमजोर होती है डोरियां, वक्त के साथ कमजोर होती है डोरियां, मैं रिश्तों का एक मजबूत गांठ लगाकर रखूं। थैंक यू।